नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा। आज आपके समक्ष अनुवाद की तीसरी इकाई पर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हमने अनुवाद का अर्थ और अनुवाद में किस तरह से व्यावसायिक समस्याओं का सामना किया जाता है, उसका भी हमने रूप स्वरूप समझने का प्रयास किया। इससे पहले प्रथम इकाई और दूसरी इकाई की वीडियो मैं आपके पास पहुंचा चुकी हूँ। ये तीसरी इकाई अनुवाद व्यवहार है और चौथी इकाई अनुवाद व्यवहार 2 है। कहने का तात्पर्य है कि अनुवाद व्यवहार किस तरह से हमारे जीवन में, हमारे ज्ञान विज्ञान में और हमारे सामाजिक विज्ञान में किस तरह से हमें एक तरह से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें अनुवाद की पूर्णतः या हम कहें कि किस तरह से अनुवाद में समस्याओं का सामना आता है, अनुवाद में हम किस तरह से भाव विचार और उस अनुभव को उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के द्वारा दर्शाते हुए दिखाई देते हैं। आज हम तीसरी इकाई अनुवाद व्यवहार पर बात करेंगे। व्यवहार से यह हमारा तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि व्यवहार भी कई प्रकार से हम अपने द्वारा अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। प्रथम रूप में हम औपचारिक या अनौपचारिक रूप से अपने व्यवहार की जो स्थिति प्रस्थिति है वह समाज या विषय अनुसार अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर व्यवहार का अर्थ और वो भी अनुवाद में किस तरह से इन 3 माध्यमों के द्वारा बताने का प्रयास किया है। पहला है सृजनात्मक साहित्य। सृजनात्मक साहित्य जीवन में किस लिए आवश्यक है, हम इसका कहाँ कहाँ प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं या इसका कहाँ कहाँ सदुपयोग करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि साहित्य और समाज और व्यक्ति तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज पहले व्यक्ति आता है, व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज में घटित घटनाओं का उसका प्रभाव पड़ता है और उसका रूप स्वरूप कहीं ना कहीं साहित्य रूपी दर्पण में दिखाई देता है। दूसरा है इसमें ज्ञान विज्ञान और तकनीकी साहित्य, कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में व्यक्ति किस तरह से अपने शोध, अपने अनुसंधान द्वारा अपने कार्यों का जो विस्तृत रूप प्रदान करता हुआ दिखाई देता है और उससे नए नए भाव विचार या हम करें प्रयोगात्मक स्थिति में हम उसको विषय के अनुसार अभिव्यक्त भी करते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा है समाज विज्ञान। समाज में रहते हुए हम अनगिनत शोध करते हुए दिखाई देते हैं, अनुसंधान करते हुए दिखाई देते हैं, रिसर्च करते हुए दिखाई देते हैं। तो समाज से हम किस तरह से इन विषयों से रूबरू होते हैं, हम जब से शिक्षा के प्रादुर्भाव में आए हैं, शिक्षा के विस्तार में आए हैं, तब से हम देखते हैं कि अनगिनत सामाजिक पहलुओं से हम रूबरू होते हुए दिखाई देते हैं। इसका प्रथम भाग हम इस रूप में देखते हुए दिखाई देते हैं कि किस तरह से जो अनुवाद है वह व्यक्ति के जीवन में निम्न रूप से अपनी एक छवि को अंकित करते हुए दिखाई देता है और उस छवि का जो आधार है वह कहीं ना कहीं अनुवाद व्यवहार के द्वारा ही दिखाई देता है। क्योंकि हम देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए वह अपने कार्यों का नित्य रूप से एक तरह से क्रियाकलाप करते हुए दिखाई देता है और उन क्रियाकलापों में व्यक्ति किस तरह से अनेक प्रकार की स्थितियों से गुजरता हुआ दिखाई देता है। पहला है सृजनात्मक साहित्य। सृजनात्मक साहित्य से हमारा तात्पर्य है कि नया, नवीन और नूतन खोज या अनुसंधान या हम कहें कि विचार भाव के द्वारा व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है, उसे सृजनात्मक साहित्य कहते हैं। हम सृजनात्मक साहित्य का जो महत्व है वह किन किन रूपों में अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। जीवन के किसी भी कदम पर कुछ नया करने का प्रयास, क्योंकि हम देखते हैं व्यक्ति दैनिक दिनचर्या में अनेक प्रकार के क्रियाकलापों से गुजरता हुआ दिखाई देता है और उन्हीं क्रियाकलापों में अगर कुछ नवीन कार्य वह करता है तो कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क में एक संतुष्टि का भाव आता हुआ दिखाई देता है कि कुछ नया उसने करने का प्रयास किया। जैसे कि मैं उदाहरण स्वरूप, जैसे बच्चा जब अपने जन्म के 6-7 महीने या साल के बाद चलता है, कुछ नए नए चेष्टाएं करता है, तो हमें काफी मतलब आकर्षित दिखाई देता है, उसका प्रभाव हम पर काफी पड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसा ही जब हम अपने शोध के अनुसार या अपने जीवन में दिनचर्या के अनुसार या क्रियाकलापों के अनुसार हम कुछ नवीन चीजों का रूप स्वरूप समाज के द्वारा, साहित्य के द्वारा या अपने भावनात्मक स्तर पर प्रयोग में लेकर आते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक नयापन आने का जो भाव है वह
ऊब को खत्म करते हुए दिखाई देता है, तो उसमें जीवन का महत्व बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से सृजनात्मक साहित्य में भी जीवन के किसी भी कदम पर कुछ नया करने का प्रयास सृजनात्मक के भाव को जन्म देता है, चाहे वह कोई भी स्थिति परिस्थिति हो। क्योंकि हम देखते हैं कि व्यक्ति है और वातावरण है और समय है, तो हम देखते हैं कि इन सब क्रिया प्रतिक्रियाओं में समस्याओं का जो रूप स्वरूप है वह हमारे जीवन में घटित होता हुआ भी दिखाई देता है। नवीन ढंग से सोचने विचारने का महत्व ही व्यक्ति को समृद्धता और योग्यता के आधार पर सृजनात्मकता का रूप प्रकट करते हुए दिखाई देता है कि व्यक्ति समर्थ होता है, समर्थ के साथ साथ वह योग्य भी होता है, तो वह कहीं ना कहीं अपनी मौलिक उद्भावनाओं से, अपने स्वरचित रूप से या उसके लिखित कार्य के द्वारा वह कहीं ना कहीं सृजनात्मक का भाव प्रकट करते हुए दिखाई देता है। परिभाषा: सृजनात्मक साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जिसमें किसी वस्तु, कला या साहित्य से संबंधित किसी भाव, नवीन निर्माण, विचारों में नवीनता, वस्तुओं और व्यवस्थाओं का जो सृजन भाव एक तरह से प्रकट करता है, विचार प्रकट करता है, कहीं ना कहीं वही सृजनात्मक साहित्य के रूप में भी संभव होता हुआ दिखाई देता है। सृजनात्मक साहित्य में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से व्यक्ति अपने नवीन क्रियाकलापों या अपने नवीन आधारों पर अपने लिखित प्रयासों को सर्वोच्च बनाने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य है, सृजनात्मक साहित्य में हम देखते हैं कि व्यक्ति अपना गद्य के रूप में, पद्य के रूप में या अनगिनत रूपों में अपने भाव को, अपने विचार को, अपने अनुभव को प्रकट करते हुए दिखाई देता है। वह किसी भी रूप में भावनात्मक स्तर पर अपनी कल्पनाओं को जन्म देता है। कल्पना के आधार पर वह अपनी अनेक प्रकार की उड़ानों को, योजनाओं को अपने विचारात्मक रूप से एक तरह से दशा और दिशा प्रकट या प्रदान करता है, तो उससे कहीं ना कहीं समाज और साहित्य में नवीनता का जो भाव आता है वह एक बहुत ही सुंदर प्रयास, या हम कहें कि अलौकिक प्रयास वहां पर दिखाई देता है। सृजनात्मक साहित्य से हमें अनेक प्रकार से प्रेरणा भी मिलती हुई दिखाई देती है। हम देखते हैं कि जब हमारे मन में कोई भाव जन्म लेता है या कोई विचार जन्म लेता है या कोई कल्पना के रूप में हम कोई चीजों का आधार प्रस्तुत करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह हमारी मौलिक अभिव्यक्ति के आधार पर हमें प्रेरणा का जो रूप स्वरूप है वह भी प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। कई बार हम देखते हैं कि यही भाव, विचार, अनुभव मील का पत्थर भी साबित होते हुए दिखाई देते हैं जिंदगी में। तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि सृजनात्मकता के जो मुख्य तत्व हैं वह अनेक प्रकार से हैं। जैसे प्रवाह, हम देखते हैं जीवन में, व्यक्ति के जीवन में प्रवाह का होना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रवाह के द्वारा ही हम अनेक प्रकार के कलापों से रूबरू होते हुए दिखाई देते हैं। हम इस समाज रूपी दर्पण में या साहित्य रूपी दर्पण में अपना जब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना एक आकार देखते या दिखाते हुए दिखाई देते हैं, समस्या के आधार पर, घटनाओं के स्तर पर, या हम विसंगतियों के आधार पर, विडंबनाओं के आधार पर, या हम देखते हैं कि किस तरह के अवसादों से हम घिरे हुए हैं, उन आधारों पर ही हमारे जीवन की जो कसौटी है वह प्रवाह के रूप में एक तरह से विस्तृत होते हुए दिखाई देती है। क्योंकि व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है और जिन विचारों से वह रूबरू होता है और जिन विचारों के एक भवंडर में वह घिरा होता है, कहीं ना कहीं वही विचार उसकी सृजनात्मकता को वहां पर जन्म देते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जीवन में हम देखते हैं कि अनेक धाराओं से हम गुजरते हुए दिखाई देते हैं। उन धाराओं में हम देखते हैं कि हमारे ज्ञान के स्वरूप के आधार पर, हमारे विज्ञान के स्वरूप के आधार पर, या हमारी मौलिकता के आधार पर, हमारे भावों के आधार पर, विचारों के आधार पर, अनुभवों के आधार पर हम अनगिनत क्रियाकलापों से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। और जिन क्रियाकलापों में हम नयापन प्रस्तुत करने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वह सामाजिक रूप हो, राजनीतिक रूप हो, या धार्मिक, आर्थिक, या अनगिनत रूप में हम मूल्यों के रूप में अपना स्वरूप देखते हुए दिखाई देते हैं, तो वहां पर नए विचारों का जो आवागमन होता है वही नई सृजनात्मकता को भी जन्म देते हुए दिखाई देता है। विविधता, हम देखते हैं कि भारत बहुभाषी देश है और इस देश में हमारी भाषाओं में विविधता का जो आधार है वह अनगिनत
स्वरूपों को जन्म देते हुए दिखाई देता है, क्योंकि हम देखते हैं हमारी जो भारतीय परिवेश में है, उसमें हम विविधता का जो रूप है वह अनेक रूपों से एक तरह से देखते हुए दिखाई देते हैं, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, या फिर हम देखें भाषा के क्षेत्र में हो, या पहनावे के रूप में हो, या रहन सहन के रूप में हो, या खान पान के रूप में हो। उसमें हम विविधता का जो आधार है वह अनेक रूपों में एक तरह से देखते हुए दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार की बोलियां हैं, उनमें अनेक प्रकार से हम जाति गत रूप से उन रीति रिवाजों लोकचारों को एक तरह से निभाते हुए दिखाई देते हैं। तो उसमें अनगिनत रूप से हम देखते हैं कि जो सृजनात्मक का जो रूप है वह अनेक रूपों में झलकता झलकता हुआ दिखाई देता है। तो उस स्तर पर हम नवीन सृजनात्मक साहित्य का निर्माण भी करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर 16 बोलियां हैं, उन 16 बोलियों में हम देखते हैं अवधी साहित्य है, ब्रज साहित्य है, हरियाणवी साहित्य हैं, और उनमें अनगिनत प्रकार के जो लोकाचार रीति रिवाज, अंधविश्वास, रूढ़ियां, या फिर हम कहें कि जो रास लीलाएं भी हैं वे भी अनेक रूपों में हमें दिखाई देती है। मौलिकता से हमारा तात्पर्य है कि जब भी हम कोई नवीन कार्य करते हैं, नवीन कार्य से हमारा यहाँ तात्पर्य है नवीन विचार से है, नवीन भाव से है, नवीन अनुभव से है, जो हम अपने द्वारा अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, कहीं पर कोई कट पेस्ट नहीं होता है, तो वह नवीनता का रूप लेते हुए दिखाई देता है। जैसे आपके साथ कोई आप बीती घटना घटित हो, और ऐसी घटना किसी और के साथ ना घटित हो, तो आप उसे एक तरह से नए आधारों पर जब प्रस्तुत करते हैं, तो कहीं ना कहीं मौलिकता का आधार वहां पर एक तरह से प्रदापन करते हुए दिखाई देते हैं। कई क्षेत्रों में हम देखते हैं, शोध के क्षेत्रों में भी नवीनता या मौलिकता का जो आधार एक तरह से प्रस्तुत होता है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के विचारों से हम रूबरू होते हुए दिखाई देते हैं। कविता के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि जब कवि अपनी कला के माध्यम से अनेक प्रकार के भावों को अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है, कई बार वह चांद को स्त्री की एक तरह से उपमा के रूप में प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है, कल्पनाओं के भवंडर में एक तरह से नवीनता का बोध कराते हुए दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि अनेक क्षेत्रों में हम मौलिकता का जो रूप स्वरूप है वह प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। विस्तार से ही हमारा तात्पर्य है, क्योंकि हम साहित्य से जुड़े हुए हैं, और साहित्य में सृजनात्मकता का जो रूप यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम अनेक रूपों में देखते हैं, कहानी में, उपन्यास में, गद्य की अनेक विधाओं में, जैसे काव्य के रूप में, कविता के रूप में, खंड काव्य के रूप में, महाकाव्य के रूप में, हम अनेक रूपों में, पद्य के रूप में विस्तार देखते हैं, जैसे चौपाई में, दोहे में, या कुंडली में, अनेक आधारों पर हम गद्य और पद्य के जो रूप है उनमें हम विस्तार का भाव एक तरह से देखते हुए दिखाई देते हैं, और इन भावों से हमारे मन में सृजनात्मक का जो रूप स्वरूप प्रकट होता है, उससे हम अपने आप को सराबोर करके नवीनता का आधार प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि सृजनात्मक साहित्य व्यक्ति के जीवन में अनेक रूपों से घटित होते हुए दिखाई देता है, और इन रूपों में हम देखते हैं कि व्यक्ति अनेक क्षेत्रों से भी अपने आप को एक तरह से लाभ पहुंचाता हुआ दिखाई देता है। दूसरा है बेटा इसका ज्ञान विज्ञान और तकनीकी साहित्य। ज्ञान विज्ञान से हमारा तात्पर्य, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो आज का युग है वह ज्ञान विज्ञान और तकनीकी का युग है, और इस तकनीकी के युग में या इस ज्ञान विज्ञान के युग में हम देखते हैं कि व्यक्ति अनेक आविष्कारों अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप अपने जीवन को एक तरह से नवीनता का बोध या सुविधा के अनुसार उसे पूर्णता का बोध वहां पर करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मनुष्य एकमात्र ऐसा सामाजिक प्राणी है जिसमें सोचने विचारने की जो योग्यता है वह अनेक रूपों से देखी जा सकती है। प्रारंभ से ही व्यक्ति इस प्रयास में लगा हुआ है कि वह किस तरह से अपने आप को प्रकृति से रूबरू करता हुआ दिखाई देता है। प्रकृति से हमारा तात्पर्य, क्योंकि हम जो भी चीजें अपने जीवन में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मूलभूत उसका जो आधार है वह कहीं ना कहीं प्रकृति के माध्यम से ही पूरा होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि व्यक्ति का जब जन्म होता है और जब अंत होता है, दोनों ही हम प्रकृति के रूप में उसे देखते हुए दिखाई देते हैं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति जब ज्ञान विज्ञान से जुड़ा है तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि वह उसकी प्रकृति, उसके क्षेत्र, उसके महत्व, उसके मूल्य और इन दृष्टिकोण से भी वह अनेक रूपों में अपने विषय का अध्ययन करते हुए दिखाई देता है। इन अध्ययनों के द्वारा ही व्यक्ति अलग अलग प्रकार से अनेक क्षेत्रों में अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान दोनों में हम देखते हैं ज्ञान उसमें मूल शब्द है और जिसका अर्थ है कि हम किसी विषय या किसी अर्थ विशिष्ट ज्ञान से है, मतलब किसी विशेष ज्ञान से है। यहाँ पर वास्तव में हम देखते हैं कि जो हमारा समाज है, जो हमारा परिवेश है, जो हमारी प्राकृतिक घटनाएं हैं, वह किस तरह से हमसे एक तरह से संबंध बनाती हुई दिखाई देती है। आप देखिए, आप प्रकृति के सम्मुख जाते हैं तो भी आप एक संबंध कायम करते हुए दिखाई देते हैं। आप समाज में रहते हैं तो भी एक संबंध के द्वारा अपने आधारों को प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से व्यक्ति अनेक प्रकार के संबंधों में अपना जीवन जीते हुए दिखाई देता है और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अनेक प्रकार से इन घटनाओं एवं नियमों का जो सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन है, उसे प्राप्त कर ज्ञान से विज्ञान की ओर पहुंचता हुआ दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बेटा, हम देखते हैं कि जीवन में हमारी जो हम पांच हमारी जो इंद्रियां हैं, उसमें हम किस तरह से अपनी उन ज्ञान अनुभूतियों के द्वारा विविधता को एक या विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने का जो प्रयास है, वही ज्ञान विज्ञान के रूप में अंकित होते हुए दिखाई देता है। और इस रूप में हम देखते हैं कि व्यक्ति किस तरह से अपने मूल आधारों को प्रकट करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति हम देखते हैं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अनेक पायदानों से गुजरता हुआ दिखाई देता है। विज्ञान का सीधा अर्थ है वस्तुओं की तमाम जानकारी हासिल करना। हम देखते हैं कि शोध के द्वारा हम अनेक प्रकार की जानकारियां हासिल करते हुए दिखाई देते हैं। यदि हम देखें कि ज्ञान को समझे तो ज्ञान का मतलब मानवीय मूल्यों के अनुरूप चिंतन करना और चरित्र के लिए एक तरह से आस्थावान बनना है। कहते हैं मनुष्य में जन्मजात पशु प्रवृत्तियां भरी हुई होती है, इसके द्वारा ही वह अनेक प्रकार से अनेक चीजों के संबंध में आता हुआ दिखाई देता है। और इन संबंधों में हम देखते हैं कि व्यक्ति किस तरह से अपने अनुसंधान, अपने रिसर्च द्वारा इस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया का जो रूप स्वरूप है, वह एक प्रकार से अंकित करते हुए दिखाई देता है। तकनीकी साहित्य, तकनीकी साहित्य से हमारा तात्पर्य है, जैसे नाम से ही संबोधित होता है कि तकनीकी साहित्य वह साहित्य है जिसमें किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की विधि को एक तरह से प्रस्तुत किया जाता है या उसका प्रयोग किया जाता है, उसे तकनीकी साहित्य कहते हैं। यानी कि तकनीकी शब्दों के आधार पर भी हम देखते हैं या माध्यम के आधार पर भी हम इसे एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। पहला है इसमें कंप्यूटर। हम देखते हैं कि आज का जो युग है वह कंप्यूटर का युग कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस कंप्यूटर के युग में व्यक्ति किस तरह से अपने आप को अनेक रूपों में विस्तृत करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कंप्यूटर में व्यक्ति का जो स्तर है, वह अनेक प्रक्रियाओं द्वारा गुजरता हुआ दिखाई देता है। और इसमें हम देखें कि किस तरह से व्यक्ति अपने आप को एक तरह से एक क्रांति से, एक उपकरण से जोड़ते हुए दिखाई देता है। और इसका रूप स्वरूप हम देखें तो अनेक रूपों में हमारे ज्ञान को, हमारे विज्ञान को बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। जैसे हम अनेक प्रकार से आज हम जैसे कंप्यूटर पर लिखते हैं और उसमें टंकन की जो भाषा है वह अनेक प्रकार से अपने विस्तार लेती हुई चली जा रही है। अब अनेक भाषाओं का जो रूप स्वरूप है वह कंप्यूटर में एक तरह से दर्ज होता हुआ दिखाई देता है और कंप्यूटर के माध्यम से आप अनेक प्रकार की जानकारियां हासिल करते हुए भी दिखाई देते हैं। आप किसी भी विषय में एक तरह से अपनी अभिरुचि या रुचि प्रस्तुत करते हैं और उसको तार्किक आधारों पर जब देखते हैं या जानते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की गणनाओं से आप रूबरू होते हुए दिखाई देते हैं कि किस तरह से इसका जो आधार है वह प्रस्तुत किया गया और किस तरह से व्यक्ति इन कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्ति
अपने जीवन में अनेक प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि कंप्यूटर आधुनिक तकनीक की एक महान हम कहें खोज है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से व्यक्ति अपनी स्वरचित या फिर साहित्य रूपी रूप को अनेक रूपों के द्वारा देख सकता है, जान सकता है और उसे संजोकर रख सकता है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्ति अपनी जो लिखित सामग्री है उसे विभिन्न स्तरों पर एक तरह से एकत्र कर सकता है, क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से ज्यादातर जगहों पर हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से कंप्यूटर प्रचलित है और इसमें बहुत कम समय में बहुत अधिक चीजों का जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता है। उसमें हमें समय भी कम लगता है, श्रम भी कम लगता है, शक्ति में भी उचित परिणाम हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि कंप्यूटर में जो इंटरनेट का जो प्रयोग है वह बहुत ही ज्यादा आकर्षक दिखाई देता है। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, भाषा से संबंधित हो या अन्य रूपों में हम देखते हैं कि किसी भी तरह का ज्ञान विज्ञान हमें देखना है या उसके बारे में हमें जानना है, तो अनेक रूपों से हमें अनेक प्रकार की जानकारियां वहां पर मिलती हुई दिखाई देती है। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी पीढ़ी है, जो पहले की पीढ़ी है, अब की पीढ़ी है, उन्होंने किस तरह से कार्य को किए हैं, उनका भी रूप स्वरूप हमें विकिपीडिया पर या गूगल पर हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्ति अपने जो ज्ञान विज्ञान का जो क्षेत्र है वह बहुत ही ज्यादा विस्तृत कर सकता है और इसके द्वारा ही व्यक्ति अनेक प्रकार से उन सूचनाओं का, उन घटनाओं का, उन आधारों पर अपनी कार्य प्रणाली का रूप स्वरूप देख सकता है। मोबाइल मोबाइल से ही हमारा तात्पर्य है कि व्यक्ति किस तरह से आज आप देखिए कि हर घर में हम देखते हैं कि मोबाइल है। चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, हर तरह का जो व्यक्ति है वह मोबाइल का प्रयोग करता हुआ दिखाई देता है। कारण कि इसमें आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से प्रस्तुत की गई है। आप देखिए बहुत जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है या किसी भी क्षेत्र में वह अपने आप को पिछड़ा हुआ या पीछे समझते हैं, वह कहीं ना कहीं मोबाइल के माध्यम से, उसकी जानकारियों के माध्यम से अपने ज्ञान का क्षेत्र को वह बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। और किसी भी तरह के, चाहे मनोरंजन के स्तर पर हो या टंकन के स्तर पर हो, या हम देखते हैं कि नवीन जो इसमें माध्यम या खोज हुई है वह है स्पीकर के माध्यम से, कि आप अगर शब्दों को नहीं लिख सकते हैं, आपकी अंग्रेजी हिंदी दोनों ही अच्छी नहीं है, तो आप अपने मुख से बोलकर वह उन चीजों को वहां पर रूबरू देख सकते हैं, उनके बारे में जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। आज इसमें एक और यहाँ पर स्तर आता हुआ दिखाई देता है कि आप इसमें जैसे आपको पढ़ना नहीं आ रहा है तो आप सुनने के आधार पर भी जैसे वीडियो अपना देखकर उसको सुन सकते हैं और उन क्रियाकलापों को आप अपने जीवन में एक तरह से कर सकते हैं। तो मोबाइल के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि एक विस्तृत, एक ज्वलंत क्रांति उभर कर आई है। फोन फोन से हमारा यहाँ तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने जीवन में मोबाइल का तो है ही है, पर फोन के माध्यम से भी हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपनी आवश्यक सूचनाओं का जो आधार है वो स्पष्ट रूप से सुन सकता है, या हम उसे विस्तृत रूप में भी बताने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ तकनीकी शब्दों का प्रयोग हम देखते हैं कि तकनीकी शब्दों का प्रयोग भी आना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आपकी आम भाषा का प्रयोग वहां पर उचित नहीं होगा। आपको उसी क्षेत्र के आधार पर, उसी वस्तु के आधार पर, उसी ज्ञान के आधार पर आपको उन शब्दों का वहां पर प्रयोग देखना होगा, जिसके द्वारा आप उसके सही रूप का अंकन वहां पर कर सकते हैं। और इन अंकनों में हम देखते हैं कि कितने प्रकार के जो शब्द हैं वे नवीन रूप में आते चले जा रहे हैं और इन शब्दों में व्यक्ति के जो ज्ञान का विकास है वह विस्तृत होता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान से यहाँ हमारा तात्पर्य है, हम देखते हैं कि व्यक्ति समाज का एक आवश्यक
अंग है, उसके बिना उसके क्रियाकलाप वहां पर घटित नहीं हो सकते, और इन क्रियाकलापों के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन को एक नई संज्ञा, एक नया आयाम देते हुए वहां पर प्रस्तुत होता है, क्योंकि व्यक्ति समाज में अनेक प्रकार की स्थिति परिस्थितियों से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, और इन स्थिति परिस्थितियों से हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अनेक प्रकार के अध्ययनों से भी जुड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य है, मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक विधा सामाजिक विज्ञान है, जिससे व्यक्ति के जो जिस तरह की उसने शिक्षा प्राप्त की है, और शिक्षा के द्वारा वह किस तरह से औपचारिकता के आधार पर, अनौपचारिकता के आधार पर, अनेक प्रकार के मानवीय मूल्यों के आधार पर, अनेक प्रकार के हम शिष्टाचार के माध्यम से, रीति रिवाजों से, परंपराओं से, मान्यताओं से हम अनेक प्रकार से समाज में अपने आप को स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं, और उस स्थापन में हम देखते हैं कि हम अनेक प्रकार की शोध प्रक्रियाओं से गुजरते हुए दिखाई देते हैं, जूझते हुए दिखाई देते हैं कि हमें कहाँ पर किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यही सामाजिक विज्ञान का एक बड़ा पहलू यहाँ पर आते हुए दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है कि प्राकृतिक विज्ञानों के अतिरिक्त अन्य विषयों का सामूहिक नाम सामाजिक विज्ञान कहलाता है। इसमें हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के विस्तृत शैक्षिक क्षेत्र है, जिसके द्वारा हम क्रमबद्ध रूप से उनका व्यवस्थित रूप से हम एक तरह से अध्ययन अध्यापन कर अपने जीवन को एक नवीन दिशा की ओर भी अग्रसर करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा ज्ञान है, और वो ज्ञान भी हमारा जो स्थिति परिस्थिति के अनुसार है, वातावरण के अनुसार है, काल के अनुरूप है, उससे हमने किस प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण की है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की अनेक प्रकार की एक तरह से विषय पर आधारित शाखाएं हैं, जिनसे हम रूबरू होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं बचपन से लेकर अब तक हमने जो भी शिक्षा प्राप्त की है, जिस भी क्षेत्र में या जिस भी विशेष क्षेत्र के अनुसार प्राप्त की है, उसके द्वारा हम उन चीजों को आंकलन, उन चीजों के बारे में तथ्य, आंकड़े के द्वारा उसका महत्व वहां पर प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर हमने कोई क्रिया की है, और क्रिया करने के बाद हम लॉजिकल उसका आंसर देते हुए वहां पर दिखाई देते हैं, तथ्य सत्य और आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण करके उसका रूप स्वरूप प्रकट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह हमारे योग्यता, हमारी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उसको प्रकट करते हुए दिखाई देता है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से यह हमारा तात्पर्य है, अर्थ का मतलब हम धन से यहाँ पर लेकर चलते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपयोग का अध्ययन किया जाता है। कहने का तात्पर्य है, अगर हम अर्थशास्त्र यानी कि वाणिज्य के विद्यार्थी हैं, तो उसमें हम जो लेखा जोखा है, जो धन के रूप में हमने कहाँ पर कितना खर्च किया, कितने उसका जो लाभ है हमें प्राप्त हुआ, उसकी सारी चीजों का हम अध्ययन करते हुए दिखाई देते हैं, और इस अध्ययन में हम उत्पादन, वितरण, विनिमय और उसके उपयोग का जो सार है वह भी प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र से यह हमारा तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि व्यक्ति शिक्षा के रूप में, जैसे अर्थशास्त्र है वैसे ही शिक्षा शास्त्र है, तो हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में भी हम शिक्षा के रूप स्वरूप को एक तरह से अध्ययन अध्यापन करते हुए दिखाई देते हैं। राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान से हमारा तात्पर्य है, इसमें हम राज्य और सरकारों द्वारा जो एक अध्ययन की प्रक्रिया है उसका विस्तार जानने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं राजनीतिक में भी अनेक तरह के मापदंड प्रयोग किए जाते हैं, जो तथ्य, सत्य और आंकड़ों पर आधारित है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो घटनाएं एक तरह से घटित हो रही हैं, या जिन अधिनियमों, अनुसूचियों के द्वारा जो नियम सिद्धांत बनाए गए हैं, उसका रूप स्वरूप हम अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में उसका आधार प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इस राजनीतिक विज्ञान में हम देखते हैं कि किस तरह से जो हमारे काल क्रम अनुसार जो हमारे नेता हुए हैं, या जिस तरह की राजनीतिक चल रही है, क्योंकि राजनीति में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन हम समय अनुसार बदलते हुए दिखाई देते हैं, और उनसे कहीं ना कहीं हम पूरी उस विज्ञान, उस शोध की संख्या को समझते हुए दिखाई देते हैं कि किस तरह से एक राजनेता
किस तरह से उन राजनीतिक दांव पेचों, कूटनीतियों या आंदोलनों का सहारा लेकर अपने क्रियाकलापों को एक मूर्त रूप देता हुआ प्रस्तुत होता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इन विशेष क्षेत्रों के माध्यम से हम अनेक प्रकार के शोध प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं, और शोध में भी हम परिवर्तन की जो छटा है वह बिखेरते हुए दिखाई देते हैं कि वातावरण के अनुसार, कालक्रम के अनुसार, समय के अनुसार किस तरह से राजनीति में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन एक तरह से हुए हैं। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान से हमारा यहाँ तात्पर्य व्यक्ति मन के आधार पर, यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से किस तरह से अपने भावनात्मक रूप में या अपने भावनाओं के आधार पर एक तरह से नवीन अनुसंधान प्रस्तुत करने का वहां पर प्रयास करते हुए दिखाई दे रहा है। मनोविज्ञान में व्यक्ति अनेक प्रकार से अपनी छवि को वहां पर अंकित करते हुए दिखाई देता है कि मन में किस तरह के भाव वहां पर चल रहे हैं, बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक किस तरह से जो ये क्रम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें किस तरह से व्यक्ति की जो एक क्षति हो रही है उसका पूर्णतः अवसाद है, मनोग्रंथियां हैं, किस तरह से असमर्थता, असफलता या अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसका पूरा कर्मशः क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया गया है। इतिहास, इतिहास से हमारा तात्पर्य यह है कि इसमें तथ्यों और घटनाओं का काल क्रम अनुसार विवरण किया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कौन से समय में कौन सा राजा या कौन सा देश कब किन स्थितियों, परिस्थितियों में एक तरह से विच्छेद की स्थिति में अपने आप को पाता हुआ दिखाई देता है, या कब पहला विश्व युद्ध हुआ, कब दूसरा हुआ, और जो भी आप बात कह रहे हैं वे इतिहास के आधार पर, तथ्य और साक्ष्य पर आधारित होती हुई दिखाई देती है। शिक्षा शास्त्र, जो मैं पहले बात कर रही थी, शिक्षा शास्त्र, शास्त्र से हमारा यहाँ तात्पर्य है व्यक्ति अपने जीवन में किस तरह से अनगिनत शिक्षाओं का एक तरह से ज्ञान विज्ञान लेते हुए दिखाई देता है, और इसमें उसका जो भावनात्मक रूप है वह किस तरह से बौद्धिकता के आधार पर प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। तो इन आधारों पर सही गलत का निर्णय लेने में वह सक्षम होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि वह अनेक विषयों से जुड़े हुए ज्ञान विज्ञान का अपना एक स्वरूप तैयार करता है, और उसके आधार पर अपनी बात को वहां पर, अपने विचार को अपने अनुभव के आधार पर प्रकट करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे अनेक विषय हैं जिसमें तथ्यों और घटनाओं का समयानुसार वर्णन किया गया है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से तीसरी इकाई में हमने सृजनात्मकता, ज्ञान विज्ञान और तकनीकी साहित्य के साथ साथ सामाजिक विज्ञान की बात की, और उस सामाजिक विज्ञान में किस तरह से विषयों पर आधारित अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया। धन्यवाद।